तो इस वाले स्लाइड पे देखो, ये स्लाइड तुम्हारी सारी डाउट्स क्लियर कर देगी कि कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी पे कौन सा हमें एल्गोरिथम अप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा O ऑफ log n और O ऑफ 1। मैंने तुम्हें बता दिया, जैसे 10 की पावर 8 से बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी दिखे, तुम्हें तुरंत क्या करना है, समझ जाना है कि उसे हम या तो log n में सॉल्व कर सकते हैं या तो O ऑफ 1 में। अब कौन कौन से अप्रोच तुम्हारे दिमाग में आते हैं, तो सबसे पहला अप्रोच जो तुम्हारे दिमाग में आएगा, बाइनरी सर्च आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बाइनरी सर्च ही ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम आधी आधी वैल्यूज को डिस्कार्ड करते चलते हैं सैंपल स्पेस को, और हम लॉग इन में आंसर अचीव कर लेते हैं। इसके बाद में किसी मैथ फॉर्मूले का हेल्प ले सकते हैं। अब तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे पता चलेगी बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन के बारे में। अगर नहीं पढ़ा तो ऑनलाइन सर्च कर लो, बहुत से अच्छे अच्छे तुम्हें यूट्यूब पे इसके बारे में लेक्चर्स मिल जाएंगे। बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन भी लॉग एन में वर्क करता है, और ये यूज होता है किसी भी नंबर की पावर कैलकुलेट करने में। बहुत ही प्यारी एल्गोरिथम है, इसे भी जरूर से देख लो, जो कि बाइनरी सर्च के ही ऊपर बेस्ड है। तो अगर एक्चुअली मैं नॉर्मली बात करूं तो बाइनरी सर्च ओवरऑल सबको कवर कर लेता है लॉग एन में। फिर से बात आती है O ऑफ n, तो 10 की पावर 8 ऑपरेशंस को हमारा कंप्यूटर O ऑफ n में करता है। फिर से याद दिला दूं, अगर 10 की पावर 8 से कम कॉम्प्लेक्सिटी है, जैसे कि 10 की पावर 5, 10 की पावर 4, तो इन सब में भी O ऑफ n तुम्हारा चल जाएगा। ठीक है, अभी भी कॉइन वाला एग्जांपल दिया था, रुपीज वाला। तो अगर ये चीजें समझ नहीं आ रही तो दोबारा से वीडियो को तुम पीछे जाके देख सकते हो, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और आज के बाद तुम्हें कभी भी टाइम लिमिट एक्सीड तो शायद नहीं आएगी। शायद इसलिए लगाया कि कुछ लोग हैं देखने के बाद भूल जाते हैं। ठीक है, तो उनकी उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों को अब कभी टाइम लिमिट एक्सीड नहीं आएगी, और ये नहीं सोचना पड़ेगा, टाइम नहीं वेस्ट होगा कि कौन सा एल्गोरिथम लगाना है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। तो O ऑफ n की बात करूं तो मुझे पता है, और शायद आपको भी पता होगा, कि अगर एक लूप हमने यूज किया अपनी प्रोग्रामिंग में, और मैक्स कितने भी लूप यूज करो, अगर वो नेस्टेड फॉर्म में नहीं है और सिंगल लूप एग्जिस्ट करता है, जैसे एक लूप मैंने यूज किया जो कि खत्म हो गया, फिर दूसरा लूप भी तुम यूज कर सकते हो, लेकिन ये देखो बाहर है इस लूप के। ठीक है, तो अगर ऐसे तुमने अपनी प्रॉब्लम से यूज किए हैं तो इजिली ऑफ n में चल जाएंगे, क्योंकि तुम एक लूप का यूज कर रहे हो। या तो तुम ग्रीडी अप्रोच भी लगा सकते हो। ग्रीडी अप्रोच क्या होता है, तो तुम ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हो, या तो मेरे ही चैनल पे एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ग्रीडी अप्रोच एक्चुअली होता है कि एक ही पास में, एक ही डायरेक्शन में तुम मूव कर रहे हो। जैसे कि मतलब वही सिंपल से फिर से मीनिंग आ गया कि ये जो एक लूप वाली कहानी है, हर जगह वैलिड है ऑफ एन के केस में। अब डिफरेंट अप्रोचेस हैं उस लूप को यूज करके सॉल्यूशन फाइंड करने में, तो उसका उसी में से एक अप्रोच का नाम है ग्रेडी अप्रोच, कि एक पास में तुम कुछ ऐसा एल्गोरिथम डिजाइन करो या तो ऐसा कोड लिख रहे हो कि एक ही बार में एक ही लूप में तुम्हें आंसर अचीव हो जा रहा है, दैट इज ग्रीडी अप्रोच। एक्चुअली ग्रीडी क्वेश्चंस थोड़ा लॉजिकल टेस्टिंग के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, तो तुम्हें बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे ग्रीडी अप्रोच पे। तो ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक भी बोल सकते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग साइट्स का। अगेन एक और बहुत प्यारे एल्गोरिथम, स्लाइडिंग विंडो अप्रोच। तो अब इस अप्रोच के बारे में मैं बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा, तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगी। अगर तुमने वो पूरी प्लेलिस्ट देख ली तो तुम कभी भी कोई भी प्रॉब्लम स्लाइडिंग विंडो की बहुत इजीली कर सकते हो, क्योंकि यूट्यूब पे सबसे बड़ी प्लेलिस्ट मैंने अभी तक बना रखी है स्लाइडिंग विंडो की, और सिर्फ एक टेम्पलेट की हेल्प से मैंने पूरी स्लाइडिंग विंडो के हर एक प्रॉब्लम को इजीली टैकल किया है। तो यू कैन चेक आउट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये भी ऑफ एन एल्गोरिथम है। अब इन सब एल्गोरिथम्स को पहचानने का एक तरीका ये भी है कि अगर ऑफ एन पे इतने सारे एल्गोरिथम एग्जिस्ट करते हैं तो मैं कौन सा यूज करूंगा, तो उसके लिए भी कीवर्ड्स कुछ होते हैं जिसको तुम्हें जानना पड़ेगा। जैसे स्लाइडिंग विंडो, अगर इन सब मतलब मुझे आ गया कांस्टेंट, मुझे दिख गया कि 10 की पावर 8 या 10 की पावर 6 या 10 की पावर 7, इन सब के लिए ऑफ एन चल जाएगा। तो मुझे सब एरे या सब स्ट्रिंग जैसी कुछ बात की होगी उस प्रॉब्लम में। कभी कभी ऐसा नहीं भी बात करते, इनडायरेक्टली पूछ होता है, तो उन प्रॉब्लम्स को करने के लिए तुम्हें थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, बट ज्यादातर केस में सब स्ट्रिंग या सब एरे कीवर्ड से ही तुम्हें पता चल जाएगा हाँ स्लाइडिंग विंडो यूज करनी है। इसी तरीके से प्रीफिक्स सम भी एक टेक्निक होती है कि पहले ही आंसर प्री कंप्यूट कर लो, फिर ओ ऑफ एन अप्रोच में तुम ओ ऑफ 1 में एक्चुअली तुम चीजों को भी परफॉर्म कर सकते हो। प्रीफिक्स सम में तुम सम बनाने के लिए मतलब हर एक लूप आइटरेट तो करना ही पड़ेगा ना प्रीफिक्स सम में तुम्हें सम स्टोर करने के लिए, फिर ओ ऑफ 1 में तुम चीज़ों को उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे प्रीफिक्स सम तुम बोल सकते हो। ठीक है, यू कैन इजिली यूज इन ओ ऑफ एन। डायनेमिक प्रोग्रामिंग बहुत ही फेवरेट
टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये ओ ऑफ एन में तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग भी यूज कर सकते हो, बट वही ना, टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ नाम जैसे भी कुछ चीजें होती हैं जहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी कभी ज्यादा रहती है और स्पेस बिल्कुल नहीं रहता, बट अगले ही पल तुम उसी कोड को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी घटा सकते हो और स्पेस यूज कर सकते हो। तो ये टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ है, इस पे कभी और डिस्कस करेंगे। बट तुम्हें मैं जो जो चीजें ये बता रहा हूँ ये तुम नोट कर सकते हो, खुद से भी सर्च कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ। अब आती है 10⁵, जब 10⁵ आती है तो उसे n log n में बहुत इजीली कर सकते हो। और उसके लिए देखो n log n जैसे ही मैं 10⁵ देखता हूँ ना, मेरे दिमाग में सबसे पहले आता है यार सॉर्टिंग लगा सकता हूँ। अब सॉर्टिंग से रिलेटेड मर्ज सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है, इसके बाद में मैं और कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर जानता हूँ, जैसे प्रायोरिटी क्यू है। अब जो बिगिनर्स हैं उन्हें शायद ये नहीं पता होगा, बट आगे तुम पढ़ोगे तो प्रायोरिटी क्यू है, सेट है और मैप है। ये सब जो मुझे देखते ही आता है, मुझे याद आता है कि n log n में ये सारी चीजें चल जाएंगी। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट और आता है बाइनरी सर्च फॉर n एलिमेंट। अब जैसे तो अभी अभी मैंने बताया था कि बाइनरी सर्च का कॉम्प्लेक्सिटी log n होता है। एक लूप लगा के उसके अंदर बाइनरी सर्च लिखता हूँ। अब ये तो मेरे ऊपर है ना कि मैं नेस्टिंग कर रहा हूँ। तो अगर तुम चीजों को नेस्टिंग भी करके दूसरे कॉम्प्लेक्सिटी में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे बाइनरी सर्च log n होता है, बट अगर हम n एलिमेंट्स के लिए बार बार बाइनरी सर्च का कोड रन कर रहे हैं, मतलब एक लूप लगाया उसके अंदर हमने log n मतलब कोई बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम लिखा, तो n log n उसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। ये तो बहुत सिंपल सी बातें हैं तो तुम्हें पता होनी चाहिए। तो हम टाइम टू टाइम इन सब का यूज करेंगे। फिर आती है n स्क्वायर, तो 10⁴ के लिए n स्क्वायर यूज करना है। मैंने अभी भी तुम्हें बताया था, अगर यहाँ 4 इंटू 10⁴ होता, या तो 2 इंटू 10⁴ होता, या तो 5 इंटू 10⁴ होता, तुम्हें पता है n स्क्वायर या इससे नीचे वाले कोई भी कोड नहीं वैलिड होते, तुरंत तुम्हें n log n में भी उससे भी करना पड़ता, क्योंकि 10⁵ के नीचे जो भी आएंगे और 10⁴ के ऊपर उन सबको तो तुम इजिली n log n में ही सिर्फ कर सकते हो, और बाकी सब में तुम n log n भी यूज कर सकते हो, उसके नीचे भी। ठीक है, तो इसमें वही सिंपल सी बात फिर कहानी कि दो लूप, या तो तुम इनमें से भी कुछ उठा के जैसे नेस्टिंग कर सकते हो कि n log n का सॉल्यूशन लिखा, उसमें n के अंदर n log n तुमने लगा दिया, मतलब एक लूप लगाया उसके अंदर तुमने सॉर्टिंग लगा दी, तो n स्क्वायर log n हो गया, तो वो कहीं यहाँ पे लाई करेगा बीच में n स्क्वायर के नीचे। तो ऐसी चीजें तुम अपने आप से फॉर्म कर सकते हो। बट जो भी मोटा मोटा ये था, मतलब इंपॉर्टेंट जो भी कॉम्प्लेक्सिटी थी वो मैंने डिस्कस कर ली। ऐसे ही तुम्हारा कांस्टेंट की पावर n, इसके लिए तुम्हें बहुत ही छोटी रेंज मिल जाएगी। अब ऐसे प्रॉब्लम तुम्हें देखते ही तुरंत हिट करने चाहिए। एक्चुअली तुम ये समझ लो कि जब भी 20 के नीचे, ज्यादातर लोग 15 भी बोलते हैं, 20 के नीचे जैसे ही रेंज दिखे 1 to 20, तुरंत तुम्हें समझ आना चाहिए कि बैक ट्रैकिंग की बात हो रही है। ठीक, और वहां पर कीवर्ड भी होता है कि ऑल पॉसिबल पाथ, मतलब सारे पॉसिबल पाथ को तुम्हें एक्सप्लोर करना है। ठीक है, तो आई होप तुम्हें सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो फटाफट देख लेते हैं कि कोड में या कंस्ट्रेंट देके कैसे पता चलेगा। इतना तो हमें पूरा समझ में आ गया कहानी। अब देखो यहाँ पे जैसे मुझे देखती पता चला, मैंने तुम्हें भी बताया था नम्स ऑफ आई को नहीं चेक करूंगा। नम्स ऑफ आई तो चलो ठीक है, वो तो डेटा टाइप डिटरमाइन करने के लिए, बट नम्स डॉट लेंथ पे हमारा मेन फोकस होना चाहिए। अरे यार ये तो 1 से 6 की बात कर, तुरंत बैक ट्रैकिंग दिमाग में आता है। अब बैक ट्रैकिंग जिस दिन पढ़ लोगे उस दिन तुम्हें इजिली पता चल जाएगा क्या होती है एल्गोरिथम। नहीं पढ़ी तो मेरे ही चैनल पे तुम्हें बहुत प्यारी सी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें मैंने एक ही टेम्पलेट, उसमें भी मैंने एक ही टेम्पलेट यूज किया है, और इन डेप्थ में तुम्हें रिकर्सन की फील देने की कोशिश की है, तो तुम चेक कर सकते हो। ठीक है, तुम्हें पता चल जाएगा सारे पॉसिबल। देखो यहाँ पे देखो कीवर्ड भी है ऑल पॉसिबल, तो कीवर्ड नहीं भी होगा तब भी तुम्हें ये देखते ही पता चल जाएगा, क्योंकि ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी जब होती है, सॉरी ऐसा रेंज, तो तुम्हें सिर्फ बैक ट्रैकिंग ही ऑप्शन में बचता है। ठीक है, तो वहां पे फैक्टोरियल और एक्सपोनेंशियल दोनों ही चीजें कवर हो जाती हैं। अब इसको तुम सबमिट भी करके देख सकते हो, मुझे अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। फिर टू सम प्रॉब्लम मैंने एक उठाया, ये तुम्हें समझाने के लिए कि देखो ये यहाँ पे इस जो सॉरी इसकी जो रेंज है नम डॉट लेंथ का 10⁴, तो बताओ 10⁴ है, तो अभी अभी हमने क्या पढ़ा था, 10⁴ देखते ही हमें क्या लगाना है, 10⁴ n स्क्वायर, n स्क्वायर या तो उससे कम कॉम्प्लेक्सिटी कोई भी लगा सकते हैं, बट यार जब हम n स्क्वायर में बहुत इजीली कर सकते हैं तो उससे कम क्यों लगाएं। तो यार लगाना पड़ेगा, तुम्हें सीखना पड़ेगा चीजों को ऑप्टिमाइज करना। सबसे पहले तो अगर 10⁴ है तो इजिली 10 n स्क्वायर तो हम लगा ही देंगे, इसका मतलब 2 लूप हम यूज कर सकते हैं। और अगर और जल्द फास्ट करना है कोड को, तो हम n log n इन सबको भी यूज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने 2 लूप यूज किया है, सबमिट करके देखते हैं। ये देखो तुम्हारे सामने मैंने सबमिट किया। अब इसी जगह मैं इस चीज को कमेंट करता हूँ, और मैंने एक कोड लिखा है जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी इससे भी कम है, मतलब यहाँ पे मैंने n स्क्वायर में लिखा है। अब सेम कोड को मैं n स्क्वायर से कम में भी सबमिट करके देखता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने O ऑफ n
में कोड लिखना की कोशिश की है। मैंने देखो, मैंने अभी भी तुमको बताया था, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर है, स्पेस क्या है, ओ ऑफ 1 है। अब ये जो मैंने आउटपुट वेक्टर बनाया है, ये आंसर रिटर्न करने के लिए बनाया है, तो इसको निग्लेक्ट कर सकते हो तुम, ठीक है। तो अब लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने फिर क्या किया, मैंने सोचा इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और डिक्रीज कर सकते हैं। कैसे? हम एक लुकअप टेबल या तो एक मैप बना लें, उसके अंदर हम वैल्यूज इंसर्ट करके रख दें, और जो भी ऑपरेशन मुझे परफॉर्म करना है उससे मैं चेक करके आंसर डिराइव कर सकता हूँ। ऐसा मुझे इंट्यूशन आया और मैंने ऐसे कर भी लिया। तो अब डॉट फाइंड फंक्शन भी तुम्हारा लॉग एन मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, तो मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन हो गई, मतलब एन स्क्वायर से कम हो गई, मतलब और बेटर हो गई, ठीक है। लेकिन स्पेस बढ़ गया, तो ठीक है स्पेस बढ़ने दो, अभी तो कोई दिक्कत नहीं हमें स्पेस की। तो अब इसको भी सबमिट करके देखते हैं। तो एन स्क्वायर से कम कॉम्प्लेक्सिटी का कोड है, तो 10⁴ में इजिली ये भी चल जाएगा, बल्कि ये तो और फास्ट होगा, देखो बहुत फास्ट है ये तो, ठीक है। तो आई होप तुम्हें अब ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब जैसे यहाँ पे शॉर्ट एंड एरे है, तो यहाँ पे देखो ध्यान से समझना, 10⁴ होता तो एन स्क्वायर वाले कोड भी सबमिट हो जाते, लेकिन यहाँ पे देखो 5 × 10⁴ है, इसका मतलब एन स्क्वायर से बेटर कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हें इसमें डालनी है। तो मुझे पता है 10⁵ एन लॉग एन होता है, 10⁴ एन स्क्वायर होता है, बट 5 × 10⁴ कहाँ लाई करेगा, तो मतलब एन स्क्वायर से बेटर कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन। बट मुझे याद आता है कि यार सॉर्टिंग के लिए तो मैंने तो पढ़ा है जनरली, वो पढ़ा है मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, एन लॉग एन के लिए। तो इसका मतलब सिलेक्शन ऑफ बबल ये सब यहाँ पे फेल हो जाएंगे, टाइम लिमिट एक्सीड आएगी। जो बिगिनर्स हैं उन्हें यहाँ पे मेरा एक सजेशन और है कि तुम्हें हमेशा लीड कोड से बेस्ट पढ़ने का मटेरियल शायद कहीं और नहीं मिल सकता, क्योंकि देखो डिस्कस सेक्शन मोस्ट गो टू में क्लिक करना है, यहाँ पे आके देखो, जैसे मैंने इस आर्टिकल को ओपन कर लिया, यहाँ पे तुम देख सकते हो कितनी सारी चीजें इन्होंने, जो भी ये इसके ऑथर हैं, उन्होंने एक ही जगह पे ये सारी चीजें लिख रखी हैं। मतलब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेंशन कर रखी है, बता रखा है कौन सा कोड एक्सेप्ट होगा कौन सा नहीं होगा। देखो इन्होंने बता रखा है इंसर्शन सॉर्ट में टीएलई आएगी, एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी, कोड भी दे रखा है, फिर रिकर्सिव कोड भी दे रखा है किसका, सेम इंसर्शन सॉर्ट का ही, उसमें बोला टीएलई आएगी। तुम ये यहाँ पे आके ना ये सारे जितने भी सॉर्टिंग है यहाँ पे रिवाइज कर सकते हो। और डिस्कस सेक्शन से बेस्ट प्लेटफॉर्म आई थिंक, मैंने भी जो सब कुछ सीखा मैंने डिस्कस सेक्शन से ही सीखा, इतना जो मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो तुम भी इसका फुल यूज कर सकते हो। तुम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करो, तुरंत उसका डिस्कस सेक्शन आके जरूर से चेक करो, तुम्हें बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। अब ऐसे ही फिर इसका कोड तुम्हें सबमिट करके देखना है कि एन स्क्वायर वाले सारे टीएलई आ रहे होंगे, क्योंकि इसके बहुत हार्ड स्ट्रॉन्ग टेस्ट केसेस हैं। एन लॉग एन में क्विक या मर्ज ही एक्सेप्ट होगा, इसमें करके देख लेना। यहाँ पे तुम्हें कुछ चीजें नई भी सीखने को मिलेंगी, बकेट सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट, ये सब ओ ऑफ एन में होती है, बट ठीक है वो कभी हम और कवर करेंगे। फिर आता है लॉन्गेस्ट सबमिटिंग विदाउट रिपीटिंग करेक्टर, तो यहाँ पे आती है कंस्ट्रेंट अगेन 10⁴, इसका मतलब मुझे पता चला कि मिनिमम तो मुझे एन लॉग एन रखना है, एन लॉग एन से नीचे मैं एन में भी चला सकता हूँ और लॉग एन में भी चला सकता हूँ, बट यार एन लॉग एन मेरे लिए सबसे ईजी पड़ेगा, ठीक है। और फिर कीवर्ड मुझे याद आता है लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग की बात की, सबस्ट्रिंग की, तो मुझे पता है कि एन लॉग एन से कम या तो उसके इक्वल सबस्ट्रिंग जैसी कुछ बात की है, तो कौन सा एल्गोरिथम। तो यार देखो सॉर्टिंग तो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा कि इसमें सॉल्व करके हम कुछ अचीव कर सकते हैं, क्योंकि सब स्ट्रिंग या सब एरे की बात की, सॉर्टिंग करने पे ऑर्डर चेंज हो जाएगा, तो एन लॉग एन में तो सॉर्टिंग यहाँ पे नहीं लगा सकते। ऐसे तुम्हें सोचना है कि एन लॉग एन में मेरे पास ऑप्शन था सॉर्टिंग का, ग्रीडी का, बहुत सारे ऑप्शन थे, बस सॉर्टिंग तो पहले ही डिस्क्वालीफाई हो गई, क्योंकि सॉर्ट करते ही इसमें सारे कैरेक्टर के जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। बट मुझे सब स्ट्रिंग देखती ही एक चीज और याद है, सॉर्टिंग तो फेल हो गई, बट स्लाइडिंग विंडो कहीं ना कहीं हम यूज कर सकते हैं, जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी एन लॉग एन से कम ही है, तो इजिली तुम स्लाइडिंग विंडो भी लगा सकते हो। तो ऐसे तुम्हें सोचना है, समझना है, और इजिली तुम किसी भी प्रॉब्लम को बिना टाइम लिमिट एक्सीड के कर सकते हो। मिलते हैं फिर ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू।